बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिम्नोलॉजी लेक्चर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स हम लोग कर रहे हैं। आज हमने जो क्लासिफिकेशन करनी है उसमें बेस है प्रोडक्टिविटी। किस जो है वो बेस पर हम प्रोडक्टिविटी बेस पर क्लासिफाई करेंगे, देखेंगे कि अगर हम प्रोडक्टिविटी को बेस बनाए तो लेक्स को कितनी टाइप से हम तकसीम कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर प्रोडक्टिविटी से मुराद कितनी टाइप के एनिमल और प्लांट लाइफ को कोई भी वाटर बॉडी स्पेसिफिकली लेक जो है वो सपोर्ट कर पाता है, तो इसे हम कहेंगे कि वो प्रोडक्टिव कितना प्रोडक्टिव है। इस बेस पर हम लेक्स की 3 क्लासेस करते हैं। वो तीनों क्लासेस हम लोगों ने आज देखनी है, हमारे कोर्स का हिस्सा है वो। तो प्रोडक्टिविटी की बुनियाद पर इनको जो है वो डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो ट्रोफिक स्टेट होती है या ट्रोफी जिसको हम लोग कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर लेक की फर्टिलिटी से ताल्लुक़ रखती है कि लेक में कितनी फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, कितना वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स कितनी टाइप की लाइफ एनिमल और प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है। तो रूट ट्रॉफी जो है बुनियादी तौर पर वो न्यूट्रिएंट्स से बिलोंग करता है, जिसमें हमने अमाउंट ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है उनकी मिकदार देखनी है, जो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। जितनी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी किसी भी लेक की, उसने उतने न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे और उतनी लाइफ को ज़्यादा सपोर्ट कर सकेगा। ये आसान अल्फाज में हम कहेंगे कि वो लेक उतना प्रोडक्टिव होगा, उसमें उतनी टाइप के प्लांट और एल्गल लाइफ जो है वो पाई जाएगी। जितनी लेक्स मिनीसोटा में पाई जाती हैं, ये आमतौर पर ग्लेशियर्स की मूवमेंट की वजह से डेवलप हुई हैं और इन नई लेक्स के अंदर जो है वो आमतौर पर इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। एज जितना लेक पुराना होता जाता है उसमें सेडिमेंटेशन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मिकदार अमूमी तौर पर ज़्यादा हो जाती है। इससे मुराद ये है कि जो न्यूली फॉर्म्ड लेक्स होती हैं यूजुअली वो लेस प्रोडक्टिव होती हैं बनिस्बत उन लेक्स के जो एंशिएंट वंस होती हैं या जिनमें जो काफ़ी ज़्यादा कदीमी होती हैं, और कदीमी के अंदर जो डिपोजिशन है वो ज़्यादा होती है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस ज़्यादा होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। अगर हम लेक वाटर के लिहाज से एज अ पैरामीटर उसको देखें तो ये बहुत ही सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर ये कल भी हमने लास्ट लेक्चर में भी इस चीज़ को देखा था कि किसी भी वाटर में अगर क्लैरिटी ज़्यादा है तो हम ये कहेंगे कि वो वाटर लेस प्रोडक्टिव है, और अगर कोई पानी टर्बिड ज़्यादा है जिसमें क्लैरिटी कम है तो वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, उसमें लाइफ ज़्यादा, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा टाइप ऑफ लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। बुनियादी तौर पर वाटर केमिस्ट्री में 4 जो हैं वो पैरामीटर्स हैं जिनको देखा जाता है। नंबर 1 इज़ क्लोरोफिल, नंबर 2 इज़ फास्फोरस, नंबर 3 इज़ नाइट्रोजन एंड नंबर 4 इज़ ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी। वन बाय वन अब इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आएगा क्लोरोफिल। ये आमतौर पर डोमिनेंट ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि अल्जी और तमाम ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन क्योंकि हम वाटर बॉडीज़ का ताल्लुक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जो हाइड्रोफाइट्स हैं और अलगी की बात करेंगे, एल्जी की बात करेंगे। ये क्लोरोफिल जो है ये इनेबल करता है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को, जिसकी वजह से अलजी अपनी फूड खुद तैयार कर पाती है, अपने ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डेवलप कर पाती है। नेक्स्ट है जी फास्फोरस। ये आमतौर पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है और ये वाटर बॉडीज़ के सेडिमेंट्स में और डिजॉल्व फॉर्म के अंदर पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट है जी नाइट्रोजन। ये भी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, बहुत कम मिकदार में होता है और ये लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है वो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर या लेक के अंदर जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर, लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट इज वाटर क्लैरिटी। ये हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर्स के बाद अब हम लेक्स की टाइप पे आते हैं प्रोडक्टिविटी बेस पर। पहली टाइप ऑफ लेक हमारे पास है ओलिगोट्रोफिक लेक। ओलिगो वर्ड आमतौर पर फ्यू के मानियों में आता है, चाहे वो ओलिगोसैकेराइड्स हों चाहे वो ओलिगोट्रोफिक हो। तो ओलिगोट्रोफिक मीन्स मिनिमम न्यूट्रिएंट्स। ऐसी लेक्स जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की तादाद सबसे कम होती है उनके हम ओलिगोट्रोफिक लेक्स कहते हैं। ओलिगो बुनियादी तौर पर जो है वो चंद के मानी में या लिटिल के मानी में आता है। इसके ज़रिए ये ऐसी लेक्स होती हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स कम से कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स से मुराद यहाँ पर दोबारा फास्फोरस और नाइट्रोजन ली जा रही है। ये आमतौर पर नॉर्दर्न मिनीसोटा में और डीप क्लियर वाटर्स पाए जाते हैं
और यहाँ पर सैंडी जिन इनके बॉटम्स होते हैं उनमें सैंड काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है और एलजी मिनिमम होती है। ये जो प्रोडक्टिविटी है बुनियादी तौर पर ये हाइड्रोफाइट्स और एलजी की एक्टिविटी से ही बिलोंग करती है। अगर एलजी और हाइड्रोफाइट्स नहीं है या कम मिकदार में है, दैट मीन्स कि वो लीटर ऐड कम करेंगे, वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड कम करेंगे, और ये लेसर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अल्टीमेटली क्लैरिटी ऑफ वाटर और लेसर न्यूट्रिएंट्स पर मुंतज होगी, रिजल्टेंटली होगी। आमतौर पर जो लिगोट्रॉफिक लेक्स के अंदर फिश पाई जाती हैं, ये कोल्ड और हाई ऑक्सीजनेटेड वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाती हैं, जिनमें आमतौर पर लेक ट्राउट और वाइट फिशेस वगैरह पाई जाती हैं। जो लिगोट्रॉफिक लेक्स होती हैं आमतौर पर ये 4 से 8 मीटर डेप्थ होती है, डीप होती हैं। ऑक्सीजन आमतौर पर इनमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है इसका फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के उल्ट मामला होता है। किसी भी वाटर बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम लेक की बात करें, अगर उसमें ऑर्गेनिजम्स की मिकदार कम है तो वहाँ पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। जब ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी तो ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर अवेलेबल होगी और ऑल लेवल्स पर अवेलेबल होगी, जिस मर्जी लेवल पर हम देख लें उनको। और डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो वार्म वाटर में की निस्बत ज़्यादा होती है और डीप रीजन जो है वहाँ पर वो पानी होता है। इसके अलावा जो है वो लाइट पेनिट्रेशन वो डीपर रीजन्स तक जाती है, क्योंकि वाटर क्लियर होता है और इसमें डिकम्पोजिशन कम होती है, क्योंकि लाइफ कम है। अलजी और जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो कम मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा फिश, जू प्लैंक्टन्स और फिश मरने के बाद जैसे ही वो बॉटम के ऊपर जाते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से माइक्रोब्स और इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो फीड अप करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो बेसिक प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इनकी तादाद ही कम है, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी ओवरऑल कम होगी। ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेगा। इसके साथ साथ जो है ये इनमें फर्टिलिटी कम होती है। फर्टिलिटी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें ऐड हो रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं, वो क्योंकि कम है तो फिर ये लेक्स आमतौर पर जो हैं ये प्राइमरी प्रोडक्शन में लो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम मिकदार में होते हैं और इनमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है और इनमें वाटर क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। डायमिक्टिक लेक्स, कल लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि डायमिक्टिक लेक्स वो होती हैं जिनमें साल में 2 बार वाटर जो है वो मिक्सअप होता है, डायमिक्टिक लेक्स कहलाती हैं। इनमें स्प्रिंग और फॉल के अंदर तो डिजॉल्व ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रीमिक्स होते रहते हैं साल में 2 बार इनमें। फॉल के अंदर जो है वो सरफेस वाटर वो ठंडा हो जाता है और डेंसर होकर बॉटम के वाटर के अंदर शामिल हो जाता है। दिस कूलर वाटर नीचे की तरफ जाता है बॉटम की तरफ और मिक्सअप हो जाता है लेक वाटर के साथ। स्प्रिंग सीजन के अंदर जब लेक हीट अप होती है तो पानी ठंडा हो जाता है बाय द सन एंड द कूलर लेस डेंसर फ्लोट वाटर टू द टॉप एंड वार्मर। तो एक दफ़ा दोबारा से मिक्सिंग होती है, तो ये 2 बार की मिक्सिंग से मटेरियल्स जो हैं वो इनमें वो होते रहते हैं बार बार। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स के अगर थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेटन्ड बाय शोरलाइन डेवलपमेंट एंड एसोसिएटेड रन ऑफ, यानी कि जो जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हम कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चरल है या रोड्स हैं, इनके अलावा हम इनको रिक्रिएशनली यूज़ में जैसे पावर बोट्स हैं या इंटेंसिव फिश स्टॉकिंग है या रिमूवल है, फिश हंटिंग है, स्पोर्ट्स फिशिंग है, ये सारे मामला जो हैं वो इनके लिए ख़तरा बहरहाल बन रहे हैं, क्योंकि क्लियर वाटर है। क्लियर वाटर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है या टूरिज्म को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बीचेस बहुत सारे वहाँ पर डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से उसके इर्द इर्द गिर्द के जो हैं लैंडस्केप हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पर कई किस्म की इन्वेसिव स्पीसीज जो हैं जिनका यहाँ पर मेंशन किया गया है वो भी यहाँ पर काफ़ी कॉमन होती रहती है और यहाँ पर कई किस्म के पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनकी मिकदार भी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है जी कन्वर्सेशन कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में बुनियादी तौर पर जो है वो स्टॉर्म वाटर पोल्यूशन और न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ जो है उससे हमें रोकना होगा। इसके अलावा जो सेडिमेंट्स हैं और लेक के जो बॉटम से पहुंचने से पहले पहले उनको जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। ये जो है वो एक सिंबॉलिक हमने डायग्राम के जरिए इस चीज़ को देखना है। लिगोट्रॉफिक लेक के अंदर जो टाइप ऑफ ट्रीज हैं, हम एक वन कॉर्नर से इस चीज़ को देख लेते हैं। अब टाइप ऑफ ट्रीज देखें यहाँ पर, तो पाइन और ब्रिच के जो ट्रीज हैं ये पाए जाते हैं, जो कि बहुत यूजुअली जीरोफाइट्स होते हैं, माउंटेनियस रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इनका जो शोरलाइन होता है वो रॉकी साइड पे होता है, एग्रीकल्चरल बेस का या सॉइल लाइक नहीं होता, वो रॉकी होता है इनका जो शोर लाइन होता है।
जिसकी वजह से रॉकी शोर लाइन जो है उसके ऊपर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा लिटर ऐड नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सामने जो वाटर है वो इंतहाई क्लियर है। अगर हम टोटल जो डेप्थ की बात करें तो 100 मीटर तक इसकी डेप्थ जा रही है, लेकिन 100 मीटर तक भी वाटर जो है वो क्लियर ही है। ये 100 फीट तक भी पानी टोटल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है इसके अंदर। रॉकी मड ऑफ है इनके अंदर। इसके अलावा रॉक शीट्स पाई जाती हैं। और जो थर्मोक्लाइन रीजन है, थर्मोक्लाइन रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप होता है। इनके सरफेस पे अगर सूरज की रोशनी पड़ी भी रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन थर्मोक्लाइन और उससे नीचे वाला टेम्परेचर जो है वो लेसर टेम्परेचर वाला रीजन होगा। सेडिमेंट्स की मिकदार बहुत कम है यहाँ पर। डिकम्पोजिशन और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी मिकदार भी कम है। और इसके साथ साथ अगर इस पानी को देखें तो ये पानी भी टोटली क्लियर है। तो ये साफ निशानी है कि ये ओलिगोट्रोफिक लेक है। यहाँ पर ओलिगोट्रोफिक लेक जो है उसकी फर्दर दिखाई गई हैं कुछ पॉइंट्स। ये आमतौर पर कूल टेम्परेचर होता है यहाँ पर। और ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो है ये सूटेबल इन्वायरमेंट फिश के लिए, जैसे ट्राउट और वाइट फिश के लिए ये फराहम किया जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स बुनियादी तौर पर बहुत कम होते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन की सप्लाईज बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स और वास्कुलर एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं पाए जाते हैं। वाटर क्लियर रहता है। इसके अलावा इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज जो हैं वो हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड होती हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो शोर लाइन है और डीप बॉटम रिड्यूस होता है हीटिंग। ये जो बॉटम होता है इन ओलिगोट्रोफिक लेक्स का, ये आमतौर पर हीटिंग से बचाता है और ये कूलर रीजन की तरफ होता है। सेकेंड टाइप ऑफ लेक्स है हमारे पास मीजोट्रोफिक। मीजो मीन्स मिडल और मिड। ये आमतौर पर जो है इनमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो होती है ये इन बिटवीन मीजो इन बिटवीन ओलिगो एंड यूट्रोफिक होती है। मीजोट्रोफिक लेक्स आमतौर पर जो है वो सेंट्रल मिनेसोटा में पाई जाती हैं और इनका जो वाटर होता है उसमें एल्गल ब्लूम्स ही लेट समर रीजन में कभी कभार पाए जाते हैं। मीजोट्रोफिक लेक्स जो है आमतौर पर फिशिंग लेक्स होती हैं और बहुत सारी स्पोर्ट फिशेज जैसे वॉल आई है, पर्चेज हैं, स्मॉल माउथ बासेज हैं, मस्कलिंग्स हैं और नॉर्दर्न पाइक्स वगैरह का ये घर होती हैं। मीजोट्रॉफिक जो है ये आमतौर पर ओलिगोट्रॉफिक से मुख्तलिफ होती हैं। उनमें स्ट्रैटिफिकेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। समर में जो है वो मोर स्ट्रैटिफिकेशन ज़्यादा जो है वो लेयरिंग डेवलप हो जाती है। टॉप लेयर जो है वो पानी आमतौर पर वो गर्म होता है और उसमें कुछ जो है वो अल्जीज भी पाई जाती हैं जो अलग ब्लूम्स पैदा करते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन ऐड होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है वो हमेशा सरफेस पे ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस पे अलगल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। बॉटम लेयर आमतौर पर वो कूलर होती है और मिड समर के अंदर वो हो जाती है, ऑक्सीजन उनमें लेस हो जाती है मिड समर के अंदर। ये चेंज जो है इसकी वजह से जो अलजी और ऑर्गेनिजम्स निचली लेयर्स के अंदर मौजूद होते हैं वो तमाम जो है वो डाइड आउट हो जाते हैं और डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं बॉटम में। बॉटम लेयर जो है उसका पानी क्योंकि इसमें मिक्स नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ऑक्सीजन है सप्लाई वो रिप्लेनिश नहीं हो पाती। नीचे वाली साइड पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है और ऊपर वाले जो सरफेस लेयर्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है, फिर सनलाइट भी ज़्यादा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन भी ज़्यादा आ रही है, तो सरफेस पे ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होगी, जबकि जो बॉटम पोर्शन है वहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार काफ़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ वो जानदार रह सकते हैं, किसी किस्म की फिश नहीं रहेगी। ऑर्गेनिज्म सिर्फ वो रह सकेंगे जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर पाते हैं या लिटिल या नो ऑक्सीजन पे सर्वाइव कर पाते हैं। और जो फिश होती है वो आमतौर पर शैलोअर पानी की तरफ मूव कर जाती है जहाँ पर यूजुअली ऑक्सीजन ज़्यादा पाई जाती है। लास्ट टाइप है हमारे पास यूट्रॉफिक लेक्स। अब यूट्रॉफिक लेक की अगर हम डायग्राम की तरफ गौर से देखें तो इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो सेडिमेंट से फिलअप हो चुका है। सिर्फ उसकी जो शैलो पोर्शन है, सरफेस पोर्शन है, उसके ऊपर पानी पाया जाता है शैलोअर रीजन के ऊपर, जिसमें आपको हाइड्रोफाइट्स, अल्गल ब्लूम्स और जो फाइटोप्लैंटिंग एक्टिविटी है वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बॉटम होता है वो सारे का सारा फिलअप होता है विद सेडिमेंट डिपोजिशन। यूट्रॉफिक, यू मीन्स यू जो है ये आमतौर पर हम ट्रू को कहते हैं। देयरफॉर यूट्रॉफिक का बुनियादी मतलब हमारा जो है वो असली हकीकी न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट रिच पोर्शन के तौर पर लिया जा सकता है, जिनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ट्रॉफिक लेक्स आमतौर पर जो है वो सदर्न मिनीसोटा में पाई जाती हैं, जहाँ पर ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हैं और उनके इर्द गिर्द आमतौर पर जो शोर लाइन है उसके इर्द गिर्द फार्म लैंड्स पाई जाती हैं, जिनसे सेडिमेंट्स जो हैं वो या जो सेडिमेंट्स हैं वो रॉक्स हैं वो हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं। यूट्रॉफिक लेक्स आमतौर पर ये शैलो होती हैं, इनमें पानी जो है वो मर्की या होता है
सॉफ्ट बॉटम्स होते हैं इनमें और बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एल्गीज पाई जाती है, ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूट्रॉफिक लेक्स में लेस तो कम कॉमनली जो फिश यहाँ पर पाई जाती है ये लार्ज माउथ बासिस हैं, इनके साथ साथ नॉर्दर्न पाइक्स हैं, पर्चीज हैं और पैन फिशेज हैं। ये लेक जो है वो यूट्रॉफिक ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर स्पोर्ट फिशेज जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं और जो कार्प्स होती हैं ये ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्प्स जो हैं ये आमतौर पर शैलो वाटर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यूट्रॉफिक लेक्स आमतौर पर ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं और इस सराउंडिंग लैंडस्केप से इनमें न्यूट्रिएंट्स या सेडिमेंट्स ऐड होते चले जाते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा अल्जी और फिश और दूसरे जो एक्वाटिक एंड्रोफाइट्स हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो फॉर्म ऑफ लाइफ पाई जाती हैं। इनमें बायोमास क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता है, सिमिलरली जो बॉटम पोर्शन होता है वहाँ पर सेडिमेंट ज़्यादा मिकदार में होते हैं तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ऐड हो रहे होते हैं। और सिमिलरली वहाँ पर जहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी और उसकी वजह से समर सीजन के दौरान जो बॉटम है वहाँ पर ऑक्सीजन टोटली डिप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और शैलो लेक्स के अंदर जो है पूरी की पूरी लेक जो है, क्योंकि शैलो लेक के अंदर डेप्थ नहीं है, जब डेप्थ नहीं होगी तो वो पूरी की पूरी लेक में से ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगी, सिर्फ सरफेस के कुछ सेंटीमीटर्स तक ऑक्सीजन बाकी रहेगी। दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो आमतौर पर सरफेस पे ऑक्सीजन हासिल करने के लिए आएंगे। इसके साथ जो दूसरी चीज़ हम आज देखेंगे वो है किसी भी वाटर बॉडी के जो चैनल टाइप्स हैं, मतलब कोई वाटर बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके मूवमेंट के दौरान वो किस तरह का पाथवे अटेन करता है, ये हमारा कहलाता है चैनल। चैनल टाइप के लिहाज से हम दो टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ देम जो है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, जिसमें कम्प्लीटली वो जो है वो स्ट्रेटली मूव कर रही होती है, और दूसरे मेंडर्ड होते हैं जिसमें वो कर्व्ड फॉर्मेट हासिल करता है। किसी भी लेक के बारे में हम ये कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली स्ट्रेट है, या किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते वो कम्प्लीटली मेंडर्ड है। इनकी रेशियोज होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम इनको डिवाइड कर पाते हैं। बेसिक टाइप चैनल्स की जो है वो स्ट्रेट, मेंडरिंग और ब्रेडेड होते हैं। इन चैनल्स को जो है हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट जो है यहाँ पर वो दिखाई जा रही है कि अगर हम किसी वाटर बॉडी को ये कंसीडर करें कि वो यूजुअली वो स्ट्रेट फॉर्मेट में जा रही है विदाउट बीइंग सो मच, तो इसके लिए हम इसकी सेनोसिटी रेशियो निकालते हैं, जो बुनियादी तौर पर क्या होता है, दो पॉइंट्स ले लेते हैं इसमें, सपोज दैट इज ए एंड बी। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया है और उसमें आने वाली जो कर्व्स हैं वो स्ट्रेट है। हमने सिर्फ दो एरियाज को कंसीडर कर लिया, उन एरियाज के दरमियान में हम देखेंगे कितने कर्व्स या कितनी प्लेन स्ट्रेट लाइन आ रही हैं। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जैसे हम निकालते हैं तो ये वैसा कोई सिलसिला जो है वो बनेगा। साइनोसिटी रेशियो बुनियादी तौर पर जो है वो स्ट्रेट चैनल जो है वो आमतौर पर ज़्यादा वो ऑब्वियस महसूस होता है। मींडरिंग चैनल इज़ वन दैट टेक्स ट्विस्ट एंड टर्न। तो मींडरिंग चैनल वो होगा जिसमें जो है वो टर्न्स और ट्विस्ट ज़्यादा मिकदार में होंगे। स्ट्रेट वो होगा जिसमें किसी किस्म का नहीं होगा। जियो साइंटिस्ट आमतौर पर सिनोसिटी रेशियो को जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जान सकें कि जो चैनल है वो सीधा है या कर्व्ड है। साइनोसिटी रेशियो ये आमतौर पर डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट्स, ये सारी हम बात पहले कर चुके हैं। हम बुनियादी तौर पर ये देखते हैं कि अगर साइनोसिटी रेशियो 1.5 या उससे ज़्यादा हो तो हम इसको कहते हैं कि ये मेंडरिंग है, अगर उससे कम हो तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। ये एक जो है सिंपल रेशियो हम इसमें यूज़ करते हैं। ब्रेडेड रिवर्स एट जंक्शन। अच्छा, ब्रेडेड रिवर्स क्या होते हैं ये देखें। आमतौर पर क्या होता है जब दो रिवर्स या एक जो है वो रिवर वो दूसरे किसी चैनल में ऐड हो रही है या किसी दूसरी वाटर बॉडी में ऐड हो रही है, एट दैट स्पॉट वो मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। या एक वाटर बॉडी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को लेके आ रही है तो नेक्स्ट में वो फिर मुख्तलिफ पोर्शंस में या शाखों में डिवाइड हो जाती है। ओवरफ्लोटिंग के नतीजे में उसके कई सारे चैनल्स डेवलप हो जाते हैं जिनको ब्रेडेड वाटर बॉडी कहते हैं। A braided channel is created when a stream channel is divided into several smaller ones by accumulation of channel deposits। जैसे उसके अंदर जो है वो डिपॉजिट्स जमा होते हैं, पानी ज़्यादा मिकदार में आता है या रॉक ज़्यादा मिकदार में आते हैं तो वो चैनल्स में या पोर्शंस में ब्रांच आउट हो जाता है। दिस occurs when the load of float steam channel is too great for the velocity of discharge। ये काफ़ी अगर ज़्यादा मिकदार में हो तो उसके नतीजे में ये डेवलप हो जाता है। या डिस्चार्ज एक्सपोज इन चैनल जो है उनमें तब्दीली आ जाती है। सैंड और ग्रेवल जो है ये आमतौर पर जो फ्लो ऑफ वाटर में वो जमा होना शुरू होते हैं और नतीजे में वो स्ट्रेट या कर्व्ड की बजाय वो ब्रांच फॉर्म में आ जाता है।
हम सीक्वेंस जो है वो रिफल के या डीपर पोल्स के वो नहीं बना पाते हैं, तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि रिफल पोल सीक्वेंस आमतौर पर यूज़ होते हैं स्ट्रीम्स के लिए, यानी कि चश्मों के लिए। 5 to 7 टाइम्स ये ज़्यादा होते हैं चैनल्स की निस्बत, तो एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं। और ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी और टाइप्स ऑफ चैनल्स जो हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की।